दोस्तों, आपने जो एक छोटा सा 45 सेकंड का वीडियो क्लिप देखा, एक यूनिवर्स का इवोल्यूशन था। यूनिवर्स एक ऐसा शब्द जिसका नाम लेते ही हम सब के मन में बहुत सारे सवाल घूमने लगते हैं कि यूनिवर्स क्या है, इसकी उत्पत्ति कब हुई और किस प्रकार हुई। ये प्लैनेट्स, ये पृथ्वी, ये सूरज, ये तारे, पेड़ पौधे, पत्थर, इन सब की उत्पत्ति कब और किस प्रकार हुई। जीरो टाइम क्या है, क्या ये कभी एग्जिस्ट भी करता था? इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। हमारा यूनिवर्स जो कि रहस्यों से भरा हुआ है, तो चलिए हम यूनिवर्स की मिस्ट्री को गहराई से समझते हैं आज के इस वीडियो में। We've never seen before. This image, as we're looking at it, what we're seeing is not just all the galaxies, but there's a cluster. दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको लाइट ईयर्स के बारे में थोड़ी जानकारी दे देना चाहता हूँ। इसी प्रकार साइंटिस्ट स्पेस में लंबी दूरियों को नापने के लिए लाइट ईयर्स का उपयोग करते हैं। लाइट ईयर्स का आसान भाषा में मतलब होता है सूर्य के प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई दूरी। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, इसमें हम एक साल यानी कि टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको सूर्य के प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई दूरी मिल जाएगी, जो कि होती है 9.47 × 10⁻12 किलोमीटर। दोस्तों, यूनिवर्स की मिस्ट्री को समझने से पहले हमको इस यूनिवर्स और सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जरूर होनी चाहिए। हमारा यूनिवर्स जो है 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है। दोस्तों, हम इस यूनिवर्स के अंदर मौजूद गैलेक्सीज के बारे में यदि आपको बताऊं तो 200 मिलियन से 200 ट्रिलियन तक की गैलेक्सी हमारी यूनिवर्स में मौजूद हैं, जिनमें से एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको आकाश गंगा बोलते हैं। दोस्तों, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी आज से करीब 13.6 बिलियन ईयर्स पहले बनी, जिसकी रेडियस लगभग 52,850 लाइट ईयर्स है। दोस्तों, हम अपनी आकाश गंगा को अपनी पृथ्वी से ही देख सकते हैं। अपनी मिल्की वे गैलेक्सी की पहली फोटो 1990 में हबल टेलीस्कोप के द्वारा ली गई थी, जो कुछ इस प्रकार थी। फिर दोस्तों, जो हमारा सोलर सिस्टम है, जिसमें सूर्य और 8 ग्रह हैं और बहुत सारे उपग्रह और क्षुद्र ग्रह मौजूद हैं, वो लगभग हमारा सोलर सिस्टम 4.568 बिलियन ईयर्स पहले बना, जिसकी रेडियस लगभग 4.545 किलोमीटर है। दोस्तों, आप ये इमेज देख रहे हैं, इससे हम आसान भाषा में समझेंगे कि हम इस यूनिवर्स में एक्चुअली में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। यदि हम बात करें एक एग्जाम्पल की, तो इसमें हम एक यूनिवर्स को हम एक बगीचा मान लेते हैं, जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। इन पेड़ पौधों को हम गैलेक्सीज मान लेते हैं, जो कि हमारे यूनिवर्स में मौजूद हैं। जिस प्रकार हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी है, और इन पेड़ पौधों पे लगी बहुत सारी शाखाएं हैं, जिनको हम सोलर सिस्टम मान लेते हैं। जिस प्रकार हमारा सूरज और 8 ग्रह मिल करके सोलर सिस्टम बनाते हैं, ऐसे ही हमारी गैलेक्सी में बहुत सारे तारों का समूह है, तारों और ग्रहों का समूह है, जो कि एक सिस्टम बनाता है। और इन शाखाओं पे लगे फलों को हम मान लेते हैं बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हैं, और इन्हीं फलों में कोई एक फल हमारी पृथ्वी है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हम एक्चुअली में इस यूनिवर्स में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। दोस्तों, यूनिवर्स को हम साइंस की 2 कैटेगरीज में बांट के हम आसानी से समझ सकते हैं। पहला है कॉस्मोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं, और साइंस की दूसरी ब्रांच है कॉस्मोगोनी, जिसमें हम ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं। इन दोनों थ्योरीज को हम एक एक करके समझेंगे। दोस्तों, ये जो मैप देख रहे हैं, ये 6th सेंचुरी BC में बनाया गया वर्ल्ड का पहला मैप था। BC का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को हम BC लिखते हैं। तो ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले
के आसपास ये बनाया गया वर्ल्ड का पहला मैप था और कुछ ऐसा दिखता था उस समय। दोस्तों, कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत मेनली दो मॉडल प्रस्तुत हैं साइंस के फील्ड में। पहला है फ्लैट अर्थ मॉडल, दूसरा है जियोसेंट्रिक मॉडल। यदि फ्लैट अर्थ मॉडल की बात करें तो इसमें बहुत सारी मिथोलॉजिकल कहानियां जुड़ी हुई हैं। वहीं पुराने कुछ एंशिएंट हिंदूज का मानना था कि ये यूनिवर्स 7 कंसेंट्रिक सेल में बंद एक अंडा था, और कहीं इजिप्शियन का मानना था कि ये यूनिवर्स एक समतली द्वीप था जो एक नदी से विभाजित था और 4 पिलर पे टिका हुआ धनुषाकार छत से ढका हुआ था। क्रिश्चियन से जुड़ी हुई एक बुक मिलती है, द बुक ऑफ जेनेसिस, जिसमें बताया गया है कि गॉड ने बिगिनिंग के समय सबसे पहले ह्यूमन बनाया, उसके बाद अर्थ को बनाया और यूनिवर्स का शेप जो है वो शेपलेस था। ये सारी एक मिथोलॉजिकल कहानियां हैं और जो कि फ्लैट अर्थ कॉस्मोलॉजी से जुड़ी हुई हैं। लेकिन आज के समय में हम अच्छे से जानते हैं कि हमारी पृथ्वी फ्लैट बिल्कुल भी नहीं है, जो कि स्फेरिकल है। इसलिए साइंस ने फ्लैट अर्थ कॉस्मोलॉजी को पूरी तरीके से नकार दिया है। दोस्तों, यदि बात करें जियोसेंट्रिक मॉडल की तो 4th सेंचुरी बीसी के आसपास एक महान साइंटिस्ट प्लूटो ने स्फेरिकल अर्थ के बारे में पहली बार कुछ लिखा और दुनिया को बताया कि हमारा अर्थ फ्लैट है। और वहीं कुछ 70 सालों बाद प्लूटो के ही एक फार्मर स्टूडेंट अरिस्टोटल ने 330 बीसी के आसपास बताया और स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रस्तुत किया स्फेरिकल अर्थ के बारे में, जिससे ये पता चलता है कि फ्लैट अर्थ कॉस्मोलॉजी बिल्कुल गलत है। दोस्तों, समय आता है 2nd सेंचुरी बीसी, जब एक इजिप्शियन एस्ट्रोनॉमर और जियोग्राफर जिनका नाम था क्लेडियस पोलोमियस ने एरिस्टोटल के मॉडल को रिवाइज करके एक इपीसाइक्लिक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने प्लैनेट्स के मोशन को दिखाया कि वो एक इपीसाइक्लिक फॉर्म में अर्थ की तरह स्वाइवल करते हैं। इस प्रकार जियोसेंट्रिक मॉडल आज के समय में और अभी तक सही साबित हो रहा है और साइंस इसी को मानते आ रहा है। यदि अब आगे बात करें हम कॉस्मोगोनी की, मतलब कि ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स की, तो इसमें आता है सबसे पहला नाम इमैनुअल कांत का। जब समय था 1750, जब महज 26 साल के इमैनुअल कांत ने पहली बार दुनिया को बताया हमारा सोलर सिस्टम एक गैस डिस्क के कंडेंस होने से बना हुआ है, जो कि एक बहुत ही बड़े और कंडेंस संरचना से संबंधित है, जिसको उन्होंने गैलेक्सी नाम दिया। दोस्तों, ये फर्स्ट टाइम था जब दुनिया को पता चला कि हमारा सोलर सिस्टम और गैलेक्सी किस प्रकार बना। दोस्तों, फिर समय आता है 18th सेंचुरी, जब विलियम हर्शेल, एक जर्मन इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर, ने खुद का एक टेलीस्कोप बिल्ड किया और ऑब्जर्व करके बताया कि ये जो तारे हैं ये रेंडमली वितरित नहीं है, बल्कि ये एक सर्टेन पाथ को फॉलो करते हैं। हमारे सौरमंडल का एक तारा है, इसी प्रकार हमारे सौरमंडल से सबसे नजदीक तारे के बीच की दूरी कितनी है? रात को हम देखते हैं तारों को, इनमें से हमारे सौरमंडल के सबसे करीब तारे की दूरी 4.3 लाइट ईयर्स है, जिसका नाम है अल्फा सेंचुरियन। 4.3 लाइट ईयर्स का मतलब होता है 4068 इंटू 10 की पावर 10 किलोमीटर दूर है। अब अनुमान लगा सकते हैं कि एक तारा और दूसरे तारे के बीच की इतनी दूरी हो सकती है। और हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से सबसे क्लोजेस्ट गैलेक्सी एंड्रोमेडा है, जो कि 2.4 मिलियन ईयर्स लाइट दूर है। दोस्तों, भगवान और यूनिवर्स से रिलेटेड 20वीं सदी के बहुत ही बड़े तार्किक और महान फिलोसॉफी के विचारों को हम वीडियो के अंत में बताएंगे, और इसके लिए आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, अब जानते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड साइंस के फील्ड की सबसे फेमस और स्ट्रॉन्ग थ्योरी बिग बैंग के बारे में।
फिर समय आता है 1927, जब साइंस के फील्ड में एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ, जबकि जर्मन के साइंटिस्ट जॉर्ज लेटायर ने बताया कि हमारे यूनिवर्स की उत्पत्ति एक इनफाइनाइट डेंसिटी वाले आदिम परमाणु के एक्सप्लोजन से हुआ, से करीब 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ। मतलब कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे यूनिवर्स की उत्पत्ति आज से करीब 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ। दोस्तों, बिग बैंग के एक्सप्लोजन को समझने के लिए हम एक बलून मॉडल को लेते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में हम मान लेते हैं कि बिग बैंग का एक्सप्लोजन एक गुब्बारे के बीच में हुआ और उस गुब्बारे के सरफेस को हम स्पेस मान लेते हैं और गुब्बारे के जो अंदर है वो पास्ट है और गुब्बारे के जो बाहर है वो हमारा फ्यूचर है। इस प्रकार हम समझ लेते हैं कि पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट और एक्सप्लोजन कहाँ हुआ। अब दोस्तों, इस बिग बैंग के एक्सप्लोजन को कंफर्मेशन कहाँ से मिला साइंटिस्ट को? यदि हम इस कंफर्मेशन की बात करें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों, ये बात है 1965 की, जब दो इंजीनियर रॉबर्ट विल्सन और एर्नो पेंजियास एक मैग्नेटिक शोर को पता करने की कोशिश कर रहे थे, जो उनके द्वारा किए जा रहे एक्सपेरिमेंट को बाधित कर रहा था। उन्होंने पाया कि वो अपना एंटीना किसी भी दिशा में फिट करते उन्हें एक स्टैटिक रेडिएशन उनके द्वारा किए जा रहे एक्सपेरिमेंट को बाधित कर रहा था। जब उन्होंने उस रेडिएशन को नापा तो उन्होंने पाया कि कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन के लिए 2.7 केल्विन, क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो के करीब एक मूल्य मिला, जो कि ऐसा माना जाता है कि ये यूनिवर्स के या बिग बैंग के जस्ट पहले रहा होगा। दोस्तों, ये था एक कंफर्मेशन ऑफ द बिग बैंग। इससे पता चलता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बिग बैंग के जस्ट पहले रहा होगा। फिर 1978 में इन दोनों इंजीनियर को फिजिक्स के फील्ड में इस महान कार्य के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया। दोस्तों, आपको याद होगा वीडियो के शुरू में मैंने आपसे 2-3 सवाल किए थे। चलिए अब इन सवालों के जवाबों को जानने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल आपके मन में आता होगा, क्या हम इस यूनिवर्स को वास्तव में विकसित होते हुए देख सकते हैं या जान सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम आज के समय में इतनी हाई टेक्नोलॉजी और लार्ज टेलीस्कोप की मदद से इस यूनिवर्स के इवोल्यूशन को आसानी से जान सकते हैं और देख सकते हैं। क्या आपको पता है कि टेलीस्कोप इतनी पुराने समय को प्रिडिक्ट कैसे करते हैं? दोस्तों, आपको पता होगा कि कोई भी टेलीस्कोप या फिर कैमरा लाइट के रिफ्लेक्शन को कैच करता है। दोस्तों, एक टेलीस्कोप लाइट के रिफ्लेक्शन को कैच करके इमेज बनाता है। जब कोई भी लाइट ट्रेवल करके आती है किसी दूरी से, तो हमें ये पता चलता है इसको आने में कितना टाइम लगा। इससे हमें उस वस्तु की दूरी पता चल जाती है। दोस्तों, ये बात है 1920 की, जब एक हबल नामक साइंटिस्ट ने एक खुद का टेलीस्कोप बनाया जिसका नाम है हबल टेलीस्कोप। इसके द्वारा मेरे को पता चला कि हमारा यूनिवर्स फैल रहा है। इससे फैल रहा है मतलब कि ये कभी न कभी एक बहुत ही इनफाइनाइट डेंसिटी वाले डिस्क के रूप में रहा होगा। क्योंकि दोस्तों, जो चीज शुरू हो रही है, फैल रही है, वो कभी न कभी तो सिकुड़ी ही रही होगी। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारा यूनिवर्स एक बिग बैंग के जस्ट पहले एक इनफाइनाइट डेंसिटी वाले डिस्क के रूप में रहा होगा और बिग बैंग के एक्सप्लोजन के कुछ ही 1-2 मिनट बाद ही ये सारे ग्रह, तारे, गैलेक्सियों का निर्माण हुआ। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे सवाल की ओर। जीरो टाइम क्या है? ये कब था कि नहीं था? दोस्तों, समय की शुरुआत ही बिग बैंग के साथ हुई है। बिग बैंग के पहले कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं का मतलब कि टाइम भी नहीं था। बिग बैंग के साथ ही समय की शुरुआत हुई और वहीं से ये समय बढ़ता ही गया। कहते हैं कि ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता, हो तो दिखाओ, दिखाओ तो मान ले। और जब आधुनिक
भौतिकी कहती है, आधुनिक भौतिक शास्त्र कहता है कि इलेक्ट्रॉन है और दिखाई नहीं पड़ता, तब ये संदेह नहीं उठाते। तब ये डॉक्टर कोबूर और इस तरह के लोग फिर संदेह नहीं उठाते कि ये बात हम कैसे मान लें कि तुम कहते हो है और दिखाई नहीं पड़ता। है तो दिखा दो। किसी वैज्ञानिक की क्षमता नहीं कि इलेक्ट्रॉन को दिखा दे, मगर वैज्ञानिक कहता है तो, क्योंकि हम उसके परिणाम देखते हैं। यही तो पुराने शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता लेकिन परिणाम दिखाई पड़ते हैं। ये देखो, इतना बड़ा व्यवस्था, ये इतना बड़ा आयोजन, और क्या प्रमाण चाहिए? तुम जाओ मरुस्थल में और तुम्हें पड़ी हुई एक घड़ी मिल जाए, हाथ की साधारण जेब घड़ी या हाथ घड़ी, तुम्हें कोई भी दिखाई ना पड़े, दूर दूर मरुस्थल तक कहीं कोई पद चिन्ह ना मालूम पड़े, तो भी तुम कहोगे कि कोई मनुष्य आया है जरूर। ये घड़ी कहां से आई? तुम ये तो न मान सकोगे कि सिर्फ संयोग वसात ये घड़ी अपने आप निर्मित हो गई। टिक टिक घड़ी अब भी बजा रही समय को। क्या तुम ये मान सकोगे कि संयोग वसात? दोस्तों, ये मेरे नए YouTube चैनल का पहला वीडियो है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। यदि आपके मन में कोई भी सवाल हो या फिर कोई फीडबैक आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह के और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।